स्टार्ट। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एक्चुअली ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के उस कार्बन पर अटैक करता है जहां हेलोजन अटैच है और उससे हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो हेलोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हेलोजन की जगह खुद अटैच हो जाता है, हेलोजन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी स्टडी इन टू पार्ट। ठीक है, एक तो होता है आपके पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो ये है आपके पास। और सेकंड जो है वो है आपके पास बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक एक करके हम दोनों के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में रिएक्शन होती किस तरह से है। इजी है और इसका मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो लेट्स सी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम ध्यान रखिए बेटा SN1 कहते हैं। जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको SN1 रिएक्शन कहा जाता है। तो SN1 ध्यान रखें क्योंकि SN1 ज्यादा यूज में आने वाली टर्म है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलें तो हम बात करें कि जो SN1 रिएक्शन है मोस्टली किस तरह के एल्काइल हैलाइड ज्यादा देते हैं। तो ध्यान रखना बेटा इसमें जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हम इसकी रिएक्टिविटी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम पहले ये बात कर रहे हैं कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 मैकेनिज्म से ज्यादा रिएक्शन करता है। तो हम इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें एक्चुअली जो SN1 रिएक्शन है, नाम तो इसका SN1 है, बट ये रिएक्शन 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। अगर मैं बात करता हूं स्टेप फर्स्ट की, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैं बात कर रहा हूं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, हमारे पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होता है या कहें आयोनाइजेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये इस तरह से आयंस में डिसोसिएट होता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करता है लाइक दिस। ये आपके पास कार्बोकैटायन बनता है और जो X माइनस है वो लिविंग ग्रुप की तरह रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप है ध्यान रखना बेटा, जो पहला स्टेप जिसको हम स्टेप 1 कह रहे हैं, ये इसका स्लो स्टेप होता है और ये स्टेप जो है मोस्टली प्रोटिक मीडियम में होता है। ध्यान रखना प्रोटिक मीडियम क्या होता है, वो सारा मीडियम जो कि H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर है तो ये भी एक प्रोटिक मीडियम है, या आपके पास अल्कोहल है C2H5OH, ये भी प्रोटिक मीडियम है। तो ये जो मीडियम्स हैं इन्हें हम प्रोटिक मीडियम कह रहे हैं। तो प्रोटिक मीडियम में इनका डिसोसिएशन आसानी से हो जाता है। तो पहले स्टेप में ये होता है। दूसरा जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 2 जो होता है ध्यान रखना इसमें क्या होता है, ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है। जो स्टेप 2 है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, दिस इज द कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है आपके पास में। तो इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक होता है और ये अटैक किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है इस पर, और OH माइनस यहां से भी अटैक कर सकता है जो न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। ये जो आपके पास में बना हुआ कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना, जिसे हम क्या कह रहे थे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना बेटा, ये ध्यान रखना प्लेनर होता है।
प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में ऐसे फ्लैट होता है, ठीक है, और इसमें दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली OH माइनस इस कार्बन पर यहां अटैच होगा और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनाएगा OH, देन आपके पास CH3 CH3 और CH3 इस तरह से एक प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर उस डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, राइट से अटैक कर रहा है, तो आपके पास प्रोडक्ट इस तरह से बन सकता है कि OH यहां अटैक किया, आपके पास यहां CH3 आ गया, यहां CH3 आ गया और यहां CH3 आ गया, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है इसमें समझना है इसको SN1 क्यों कहते हैं हम लोग। देखो आपको ध्यान होगा बेटा, आपने केमिकल काइनेटिक वाला चैप्टर पढ़ा था और केमिकल काइनेटिक चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी रिएक्शन की रेट उस स्टेप पर डिपेंड करती है जो स्लो होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एक्चुअली ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, पहला स्टेप जो है वो स्लो है और दूसरा जो स्टेप है ये फास्ट है, ठीक है, ये फास्ट है। दूसरा वाला जो स्टेप है इसमें दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जो फास्ट स्टेप है। तो इस रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करती है फर्स्ट वाले स्टेप पर, ठीक है ना, इस पहले वाले स्टेप पर डिपेंड करती है। तो अब अगर मान लीजिए मुझे रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखना है तो मैं इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखूंगा कि जो मेरे पास पहला वाला जो स्लो स्टेप है उस स्लो स्टेप में मेरे पास कितने रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अति मेरे एक सेकेंड ना रेज हैंड कर रखा आपने, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं फिर आप, ओके। तो अब मैं कह रहा था इसमें जस्ट ए मिनट, ओके चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट इक्वल्स टू के, और के के बाद अब आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ रिएक्टेंट लिखने हैं। तो आपको स्लो स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने रिएक्टेंट है आपके पास, तो आप देख रहे हैं यहाँ केवल एक ही रिएक्टेंट है और वो है 3 डिग्री ब्यूटाइल हैलाइड। तो ये 3 डिग्री ब्यूटाइल हैलाइड जो है, ब्यूटाइल हैलाइड, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ इस स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं केवल एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 1 है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर आपके पास एक ही रिएक्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन SN1 की कैटेगरी में अपन इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब एक सेकंड में क्वेश्चन ले लेता हूं कि अब हम ये करें कि इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है ना वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि कब रिएक्शन फास्ट होगी कब रिएक्शन स्लो होगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगी जो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बन रहा है कार्बोकेटाइन वो कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। तो आपको ध्यान होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है आपके पास, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो और भी कम होती है, ठीक है, ये और भी कम होती है। और अगर मिथाइल है तो और भी कम होगा, ठीक है, और भी कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जिस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना तो डेफिनेटली इस पर अटैक होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री है आपके पास में उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी उससे कम होगी, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उससे भी कम होगी। तो अगर हमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन के लिए। तो आप बोलेंगे 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम है, और मिथाइल सबसे कम रिएक्टिव है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है इसके बेस पर ना क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक बार कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी बुक्स में भी दिए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको रफ कर रहा हूँ बेटा मैं, हाँ बोलिए। कार्बोकेटाइन के पास जो X है, तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा, यस, वाई इज एलाइलिक हैलाइड more reactive than alkyl halide for SN1 reaction या towards SN1 reaction। SN1 reaction के लिए जो हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होती है। ये तो वर्ड्स में हो गई बात। अब इसको एक बार में इसका आपको बना के बता देता हूँ स्ट्रक्चर, और फिर इसको अपन कंपेयर करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2X, दिस इज एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2X, ठीक है। इसको आप एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी कौन सा हैलाइड है, ये आपके पास प्रोपाइल हैलाइड है, ठीक है, ये एलाइलिक हैलाइड है। अब मेरा कहने का मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसके लिए, फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। किसमें बेटा, इसमें, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और फिर X है यहाँ पर, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड है ना, एलाइलिक ग्रुप आ गया इसके अंदर। तो आपको ध्यान होगा अपन ने बिगनिंग के अंदर एलाइलिक, वाइनिलिक और प्रोपार्जिल सारे ग्रुप देखे थे, तो वो वाला ग्रुप है ये, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। हमने जो ओके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं बेटा। तो अब हम ये बात कर रहे थे एलाइलिक हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बारे में, और मैंने इसमें कहा था कि जो एलाइलिक हैलाइड है इट इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन में। हमने कहा कि जो रिएक्टिविटी है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, उस कार्बोकेटाइन पर जो अटैक होगा ना बेटा, जो अटैक होगा वो कितना रैपिडली होगा। तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रैपिडली अटैक होगा। तो स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके पास उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है। देखिए, जैसे यहां पर बात करें, सबसे पहले इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2X, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कराता हूं तो डिसोसिएशन करने पर ये देखो क्या बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 कार्बोकेटाइन, ठीक है, X माइनस। तो ये आपके पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो हमने यही कहा है कि जो पहला स्टेप होता है उसमें तो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, पहला स्टेप आयनिक होता है। तो पहले स्टेप में आपके पास में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक होता है। लेकिन एक चीज समझ लेना कि ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये अपने आप को स्टेबल करता है। अब स्टेबल कैसे करता है, रेजोनेंस से। और रेजोनेंस की आपने कंडीशन पढ़ी होगी बेटा 11th क्लास के अंदर, कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है ना। मतलब जहां डबल बॉन्ड है उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसका डीलोकलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा। तो यहां ध्यान रखना, अंडरगोज रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस करता है। और रेजोनेंस कैसे करता है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे, सबसे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास। तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा दूसरा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड, देन CH, देन सब डबल बॉन्ड, देन CH2। यानी यहां से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों को कंबाइन करके अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है, CH2
CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे इसे? देखो पॉजिटिव चार्ज राइट वाले कार्बन पर भी है और यहाँ देखें तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पर भी है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर दिया है, दोनों में डॉट 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 से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये जो हमारे पास बना है ना, ये क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जैसा हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। एक सेकंड बेटा कंप्लीट कर दूं इसको मैं। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ध्यान रखना, रेजोनेंस का काम होता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, एनर्जी को डिक्रीज करना। तो यहाँ ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, स्टेबल हो गया है। स्टेबल होने की वजह से अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास अटैक कर सकता है दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर, ठीक है। एक और इसका रीजन एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करता हूं, CH3 CH2 CH2X, और जब इसका डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन में आपके पास जो बनता है बेटा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज और X माइनस। अब ये जो बना है आपके पास ये है एल्काइल कार्बोकेटाइन या प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और ये जो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए लेस स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। और स्टेबिलिटी कम है तो ये वापस हेलोजन से जुड़ जाएगा और अकेला नहीं रह पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। अब एक बार मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा डाउन था, एक बार सुन लेना आप अच्छी तरह से। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है और ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एलाइलिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, एल्काइल हैलाइड कम रिएक्टिव है। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मैं एलाइलिक हैलाइड को यहाँ लेता हूँ और इसको डिसोसिएशन कराता हूँ, क्योंकि हमें पता है SN1 में पहले स्टेप में क्या होता है, आयंस बनते हैं टूट करके। तो ये वाला जो एलाइलिक हैलाइड है जो आयंस में डिसोसिएट होगा, ऐसे ही होगा, एक हैलोजन अलग हो जाएगा और पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन है अगर ये स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्शन करेगा। अब देखो यहाँ एक कंट्रोवर्सी आती है स्टूडेंट के माइंड के अंदर, वो बता देता हूँ, जो मेरे माइंड में आ रही है कि आपके माइंड में आ रही होगी आई थिंक, कि बच्चे कहते हैं कि सर जो ज्यादा स्टेबल है, आप कह रहे हैं, तो वो ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो सकता है? जो स्टेबल है वो तो फिर कम रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर रिएक्शन करेगा ही नहीं। यहाँ मेरा स्टेबिलिटी से मतलब क्या है समझना आप, मेरा स्टेबिलिटी से मतलब है हेलोजन को रिलीज करके क्या ये बिना हेलोजन के रह सकता है, ठीक है ना। एक्स माइनस को रिलीज कर दिया इसने, अब क्या ये अकेला रह सकता है बिना हेलोजन के? तो ये अपन कहेंगे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये रह सकता है, क्यों? क्योंकि जब ये हेलोजन को रिलीज कर रहा है तो हेलोजन को रिलीज करने के बाद ये खुद रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है। अब ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो गया, बिना हेलोजन के रह सकता है, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है। ये रेजोनेंस इस तरह से करेगा दो स्टेप के अंदर जो मैंने बताया, एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार यहाँ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, और इस पर यहाँ भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ भी, तो अटैकिंग साइज भी बढ़ गई यहाँ पर, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, प्रोपाइल हैलाइड की बात करता हूँ, तो हेलोजन के रिलीज होने के बाद आपके पास जो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। अब रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकता? आप देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर है, इससे आगे भी सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो इस वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो ये लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल है तो क्या होगा, ये हेलोजन वापस इस पे अटैक करके वापस इसको बना देगा, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन अवेलेबल नहीं रहेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज बेंजाइलिक हैलाइड more reactive
reactive than aryl halide for SN1 reaction। SN1 रिएक्शन के लिए आपके पास जो बेंजाइलिक हैलाइड है वो एरिल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? ठीक है, इसको समझिए आप। देखो, एक तो है हमारे पास ये, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं, ये हमारे पास है CH2X, इसको हम लोग कह रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। और एक है हमारे पास ये, इसमें सीधे हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसे हम कह रहे हैं एरिल हैलाइड। और हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी ज्यादा है और एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। तो इसमें चलो पहले अपन कम रिएक्टिव वाला लेते हैं, फिर ज्यादा रिएक्टिव वाला। अगर मैं बात करता हूं एरिल हैलाइड की, ठीक है, चलिए पहले एरिल हैलाइड ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लेटा के ले लेते हैं। यस, ये हमने एरिल हैलाइड ले लिया, ठीक है। इस एरिल हैलाइड में फर्स्ट स्टेप कराते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब इसमें आयोनाइजेशन होगा तो आपके पास में इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा और X माइनस रिलीज हो जाएगा, यानी X जहां से निकलेगा वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम कह रहे हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। और इसे हम कह रहे हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये लिविंग ग्रुप है ये X माइनस। तो ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, अगर ये रेजोनेंस कर सके, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आप जरा गौर से देखें, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, इट शुड बी नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पर नहीं है, डबल बॉन्डेड वाले पर ही है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान रखना, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो यहां रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। अब क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो डेफिनेटली ये हेलोजन वापस इस पे अटैक करके और ये बना लेगा, और इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं होगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए जब ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा जब भी तो वो अटैक करेगा, ये तो वापस हेलोजन इसमें जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, एंड लेस रिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखो ये बेंजाइलिक हैलाइड है हमारे पास, और थोड़ा इधर बनाते हैं, स्पेस है अपने पास, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में अगर हम डिसोसिएशन करते हैं, ठीक है, तो आप देखो डिसोसिएशन के बाद या आयोनाइजेशन के बाद आपके पास एक तो ये बनेगा और एक X माइनस बनेगा। तो ये जो हमारे पास बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन या बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। अब यहां वही कंडीशन आ रही है जो मैंने कही है, देखो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है उस पर डबल बॉन्ड नहीं है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है। अब ये रेजोनेंस कैसे करेगा, देखिए रेजोनेंस कैसे करेगा, यहां पर इसका रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस इन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस देखते हैं। तो इसका रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा, ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, CH2 के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब ये रेजोनेंस करेगा तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ इसका जो डबल बॉन्ड है, इसका जो डबल बॉन्ड है, ये यहां से अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे सकता है, इस कार्बन को दे सकता है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां तो न्यूट्रल हो गया, ये तो जो हमारे पास CH2 है वो तो न्यूट्रल हो गया है, दैट इज न्यूट्रल, और यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो गई है। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया है, इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
तो इसका नियरेस्ट पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये पास वाले कार्बन का है। तो ये पास वाला जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसे देगा। तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसका जो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इट विल बी लाइक दिस, वो इस तरह से मिलेगा। CH2 डबल बॉन्ड, देन ये न्यूट्रल हो गया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है आपके पास, और अभी फिलहाल यहाँ डबल बॉन्ड है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? वापस ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट करेगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, और अगर यहाँ बॉन्डिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। अब हमारे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस तरह से। और अब डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? बगल वाले से लेगा, और यहां से अगर लेता है ये, ठीक है, इस तरह से, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा वापस से। थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इस तरफ, ताकि एक स्ट्रक्चर अपन और ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है लाइक दिस। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड और वापस पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनाए हैं दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इन सबकी प्रॉपर्टी को शो करता है 1 से लेकर 5 तक, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, इन सबका 1 से 5 तक का रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से, लाइक दिस। आप देखो, इसे हम इस बेस पर फाइंड करेंगे। आप डबल बॉन्ड हमारे पास सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, इनमें आप देखो कार्बन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ में नहीं है। तो इसका मतलब कभी है कभी नहीं है, यानी कंप्लीटली नहीं है, पार्शियल है। तो यहाँ पर डॉटेड से इसको शो करेंगे, आप डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को यहाँ शो करेंगे कि इस कार्बन और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ ऑर्थो पर है, पैरा पर है, और फिर वापस ऑर्थो पर है, यानी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को आप यूं भी शो कर सकते हैं इस तरह से भी, कि यहां से यहां तक आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रखा है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अच्छा, एक इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो इन सबका मिला जुला रूप है। अब यहां पर देखो, ज्यादा रिएक्टिव क्यों? बेंजीन का डबल बॉन्ड इसमें शो हो गया ना, इसका तो अपन ने शो कर दिया। एक्चुअली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पूरी इसमें डीलोकलाइज हो गया है, तो डीलोकलाइजेशन को अपन इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक है, और वैसे आप चाहें तो इसको रिंग बना करके या पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कोई इश्यू नहीं है उसका। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है, उसके अटैक होने की चांसेस कम हो गए या बढ़ गए, ये हमें देखना है। तो अब ये जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है, ध्यान रखना, इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी जो है वो लेस हो गई है, इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई है? ग्रेटर हो गई है। और इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे अटैक करने के चांसेस भी जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी जो है क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि पहले वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना। इसमें आप देख रहे थे, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा था, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाया, अपनी एनर्जी कम नहीं कर पाया। ठीक है, अपने पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज नहीं कर पाया, जिससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाए अटैक होने की। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें बाइमोलिकुलर, बाई मीन्स होता है 2। ठीक है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, इसलिए हम इसको बाइमोलिकुलर कहते हैं। ये एक में कंट्रोवर्सी है कि जो हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी है वो तो 2 स्टेप में हो रही थी। ठीक है,
लेकिन जो अपन SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे वो एक ही स्टेप में होगी, बट जो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस वजह से हम इसको बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस रिएक्शन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जो 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड जो है हमारे पास में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम मिथाइल हैलाइड के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जो है यस, ओके, चलिए, नहीं अभी जस्ट मैसेज आई है उसको और आते ही मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे बाईमोलिकुलर के बारे में। तो बाईमोलिकुलर में जैसे मैंने कहा बेटा, मिथाइल हैलाइड जो होता है वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन सबसे फास्ट देता है, तो हम उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। देखिए, जैसे हमारे पास में है CH3, सपोज वी हैव CH3X, ये आपके पास मिथाइल हैलाइड है और इस मिथाइल हैलाइड पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। ठीक है, और यहां हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं इसमें फ्रॉम बैक साइड, पीछे से, बैक साइड से हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। ठीक है, दिस इज मिथाइल हैलाइड। अब बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है तो हमें पता है कि डेफिनेटली उसी कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां मैंने तो मिथाइल का एग्जांपल लिया है, अगर मैं यहाँ इथाइल का एग्जांपल लेता हूं तो उस समय ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं कराना है जहां हेलोजन अटैच है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये अटैक करता है तो ध्यान रखना ये क्या करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल भी कनेक्टेड रहता है कार्बन से और हेलोजन भी कनेक्टेड रहता है। उसको इस तरह से बना सकते हैं आप कि जैसे कार्बन यहां से डॉटेड लाइन से आप न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये कार्बन जो है यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पर हमारे पास हेलोजन है। तो ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट को मैं कह रहा हूं ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना बेटा, इंटरमीडिएट नहीं बोलना है। कई बार बच्चे इसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं, इंटरमीडिएट अलग है, ट्रांजिशन स्टेट अलग है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है एक हाई एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ध्यान रखना इसकी एनर्जी जो होती है वो तो होती है हाई, तो डेफिनेटली जब एनर्जी हाई है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी लो होगी। तो इसका मतलब ये कुछ देर तक ही रहेगी, ट्रांजिशन टाइम तक ही रहेगी और उसके तुरंत बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अनस्टेबल होने का रीजन भी है, देखो अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि कार्बन जो होता है ना बेटा, उसकी बॉन्डिंग होती है, मतलब टेट्रावेलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। तो 5 बॉन्ड बनाना कार्बन के लिए अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि कार्बन अपनी स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटा देगा। तो इसके तुरंत बाद में ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो हमारे पास हेलोजन है वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। हाँ, एक सेकेंड बेटा, आप दोबारा बोलो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हाँ सुनो उसका अच्छा ये वाला नेक्स्ट वाला बिल्कुल ये हाँ रियल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बन गया है आपके पास और ये लिविंग ग्रुप अलग निकल गया है, लिविंग ग्रुप। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो देखना आप क्या है जो पूछी जाती है मोस्टली, कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ से मिथाइल हैलाइड जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो कुछ चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ रहा है, आप देखो इस कार्बन की जो वैलेंसीज है हाइड्रोजन वाली वो लेफ्ट हैंड साइड में है और इस कार्बन की जो वैलेंसीज है हाइड्रोजन वाली वो राइट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी वैलेंसीज है उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, उनका स्टेरिक अरेंजमेंट चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो एकदम से बिल्कुल वैसी हो गया है जैसे कि एक अम्ब्रेला को अगर हम
आंधी में लेकर के खड़े हो जाए तो पूरी तरह से पलट जाता है, ठीक है, पूरी तरह से पलट जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो हुआ है ना, इसके कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है, पलट गया है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। लेकिन सबसे पहले इसको जो पता लगाया था ना, एक साइंटिस्ट ने पता लगाया था बेटा, जिसका नाम था वॉल्डन। तो इसलिए वॉल्डन के नाम से इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि वॉल्डन ने सबसे पहले इसे पता लगाया था। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है कि ये अगर मिथाइल हैलाइड की मैं बात करूं कि ये एल फॉर्म है, सपोज एल फॉर्म का मतलब अगर ये लीवो रोटेटरी है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपके पास में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डी फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का एल और डी फॉर्म होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, रिएक्टेंट अलग है, लेकिन दोनों का लाइट को रोटेट करने का जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया है। क्योंकि अगर अपन देखें कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D के अंदर वो एक दूसरे के अपोजिट है जस्ट, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये पूरी जो रिएक्शन है ना बेटा, ये एक स्टेप में हुई है, इसको आप 2 स्टेप में काउंट नहीं कर सकते, ये पूरा एक ही स्टेप में काउंट होता है, ठीक है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, इसकी जगह इंटरमीडिएट होता। जब भी तो मैं कह रहा हूं कि आपको इंटरमीडिएट वर्ड यूज में नहीं लेना है। अगर इंटरमीडिएट होता तो हम ये काउंट करते कि ये 2 स्टेप में हुई है, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बना, दूसरे में फिर प्रोडक्ट बना। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजेक्टरी होती है, ये बहुत मूवमेंट की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है और फिर तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए पूरे को एक स्टेप काउंट किया जाता है। और इसमें जो पहला वाला स्टेप है, ये तो मतलब ये वाला जो स्लो है, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर इसका जो अटैक करना काफी स्लो होता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट फटाफट बन जाता है। तो इसलिए हम इसकी जो रेट होती है ना बेटा, वो क्योंकि एक स्टेप के अंदर ही काउंट होगी और एक स्टेप में 2 रिएक्टेंट है आपके पास, एक तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा आपके पास मिथाइल हैलाइड है। तो क्योंकि 2 रिएक्टेंट इसके रेट लॉ के अंदर दिखते हैं हमें, तो अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 2 आता है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट इसके रेट को अफेक्ट करते हैं। और इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, क्योंकि बाइमोलिकुलर मतलब 2 रिएक्टेंट इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर की, कि इस मेथड से, इस SN2 मैकेनिज्म से कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सा कम करेगा, तो उसको हम कैसे डिसाइड करें। तो उसको डिसाइड करना इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है तो उसको अटैक के टाइम पर कितना स्टेरिक हिंड्रेंस फील करना पड़ता है। एक टर्म आई है यहां पर नई, लिख देता हूं मैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। कितना स्टेरिक हिंड्रेंस फील करना पड़ता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक का मतलब होता है 3D में, स्पेस में, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल, बाधा, इंटरवेंशन, ठीक है। तो जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन में तो उसको कितनी रुकावट फील होगी, तो जितनी उसके बाधा आएगी रुकावट में, मतलब जितनी रुकावट आएगी उतना ही हम कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और जितनी प्रॉब्लम कम आएगी रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं देखो स्टेरिक हिंड्रेंस को, तो इस तरह से कर सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक तो मैं कर रहा हूं CH3X के ऊपर, एक न्यूक्लियोफाइल का मैं अटैक करा रहा हूं CH3CH2X के ऊपर, ठीक है। दूसरा मैं अटैक करा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का CH3CH3X के ऊपर, और एक मैं अटैक यहां शो कर देता हूं, आई थिंक दिख जाएगा, ठीक है, CH3CH3X इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि किसके अंदर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर आपके पास कार्बन पर जब अटैक हो रहा है तो आपके पास केवल एक ही हैलोजन है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा ना,